मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रतिस्पर्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लाइव प्रोसेस में डाइजेशन और रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। आप सोचते होंगे हमारी बॉडी में ब्लड दिन रात कैसे सर्कुलेट करता है और क्यों करता है, इसका क्या पर्पज होता है। तो इसी बात को समझने के लिए हम देखते हैं कि ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है और ब्लड हमारी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड है क्या। देखिए बेटा, आपसे पूछे कि ब्लड है क्या, ब्लड को आप हिंदी में रक्त बोलते हैं। आपसे पूछे ब्लड क्या है तो आप कहेंगे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। या मैं ये कहूँ कि ब्लड हमारी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स और गैसों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और ये सारा काम ब्लड करता है। लेकिन इस ब्लड को पुश करने का, या मैं कह सकती हूँ कि ब्लड को डायरेक्शन देने का काम हमारा हार्ट करता है। तो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एक टिश्यू होता है, फ्यूल्ड टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आपके मन में ये बात आती होगी कि मैम ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ से होती है और ब्लड है क्या। तो एक्चुअली जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो से बनता है। अब बोन मैरो क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स होती हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारी बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज इनसे मिलकर बनी होती है। तो ऐसे जो कुछ लंबी बोन्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनके अंदर इस तरह का एक लिक्विड भरा होता है। जो लिक्विड जो होता है या आप कह सकते हैं आउटर रीजन पर या अपर साइड के अंदर ये रेड कलर का होता है जिसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो, जिसको आप कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। और जो सेंटर के अंदर होता है, जो कंसंट्रेशन में थोड़ा सा कम होता है, ये येलो कलर का होता है। आपको इस स्लाइड में विजिबल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो। इस तरह से हमारी बोन्स के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल भरा होता है। जो अपर पार्ट में होता है उसको रेड बोन मैरो बोलते हैं और जो सेंटर के अंदर होता है उसको येलो बोन मैरो बोलते हैं। इस तरह से विजिबल होता है, इसका अरेंजमेंट ऐसे दिखता है। जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर हमारी ब्लड सेल बनती है। रेड बोन मैरो से हमारे ब्लड की सेल्स बनती हैं, क्योंकि ब्लड भी दो चीज से मिलकर बना है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं और एक को हम ब्लड सेल कहते हैं। तो प्लाज्मा कहाँ से बनता है उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि ब्लड सेल कहाँ से बनती है, जो ब्लड का पार्ट है। तो ब्लड सेल के अंदर आपको पता है आरबीसी आती है, WBC आती है और प्लेटलेट्स आती हैं। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो आप कह सकते हैं रेड बोन मैरो से होती है। उसके बाद जो सेंटर में आप कहेंगे मैम येलो बोन मैरो क्या काम करता है। देखिए बेटा, जब आपका बर्थ होता है तो पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं जो बोन के अंदर जो मटेरियल होता है वो रेड कलर का होता है, जिसको रेड बोन मैरो बोलते हैं। उसके बाद जैसे आप यूं माने इमरजेंसी के समय जो है येलो बोन मैरो वर्क करता है और येलो बोन मैरो का मेन काम है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाना। इम्यूनिटी क्या होती है? मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता, कि रोगों से लड़ने की जो पावर होती है जिसको हम रोग प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं, वो कहाँ से बनती है? येलो बोन मैरो से बनती है। लेकिन येलो बोन मैरो जो है कभी कभी इमरजेंसी में एक अदर वर्क और भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कभी ना करे ऐसा आपके साथ कभी हो, कभी किसी बच्चे का या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको पता है एक्सीडेंट होने पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है उस टाइम जो है येलो बोन मैरो जो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है और रेड बोन मैरो से क्या बनाने लग जाती है? ब्लड बनाने लग जाती है। एक तरह से मैं यूँ कह सकती हूँ इमरजेंसी के अंदर जब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ था, बॉडी में ब्लड धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन, तो फटाफट आपको पता है रेड बोन मैरो क्या करेगी? ब्लड की फॉर्मेशन करेगी।
लेकिन अब ज़्यादा ही जरूरत पड़ गई, रेड बोन मैरो इसको मैसेज देती है भाई हमें बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, येलो बोन मैरो जो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होने लग जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। तो ये काम होता है किसका, येलो बोन मैरो का। तो जनरली हमारी लॉन्ग्स बोन में, सभी बोन्स में नहीं होता, लॉन्ग बोन्स के अंदर दो मटेरियल होते हैं। जो आउटर रीजन पर होता है उसको हम रेड बोन मैरो बोलते हैं, जो यहाँ पर होता है उसको हम येलो बोन मैरो बोलते हैं। रेड बोन मैरो आप कह सकते हैं ब्लड सेल्स बनाते हैं, जबकि येलो बोन मैरो जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाता है और इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यही येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो बात हुई ब्लड के फॉर्मेशन की, किस तरह से हम कह सकते हैं कि बोन मैरो से ब्लड बनता है। उसके बाद देखो बेटा, हमने कहा कि पूरा का पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड जो होता है वो एक एलिमेंट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर एक एलिमेंट होता है जिसको हम ब्लड कहते हैं। ब्लड का काम क्या है, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन विच रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द बॉडी। कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस हैं, हार्मोन्स है, गैस है, उनका ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आप ये बताओ, कोई इधर उधर घूम रहा है पूरे दिन बॉडी में, तो वो किसका काम कर रहा है, सर्कुलेशन का, इसलिए उसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब आपके मन में आएगा मैम ऐसे क्यों घूमता है। देखो बेटा, आप याद करें जब आप डाइजेशन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डाइजेशन, तो आपने क्या पढ़ा था कि इस तरह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपने इस तरह से पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जाता है और फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसी तरह से हमने दूसरा पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। मान लो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आपने क्या देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो गैसों का एक्सचेंज होता है, सारी गैसों का एक्सचेंज किस में होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम सेल के अंदर होता है, तो ब्रीदिंग में तो सारी गैसें इनहेल और एक्सेल होती हैं, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर ब्लड में दो ही गैसों का एक्सचेंज होता है, CO2 का और किसका, O2 का। तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो ये गैस यहाँ पर आ गई। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके अंदर क्या क्या आए, हार्मोन्स। उसके बाद आपका ब्लड प्लाज्मा लिक्विड, जिसको आप कह सकते हैं वाटर, डाइजेस्टिव फूड, ऐसे मान सकते हैं आप। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब क्या हुआ बेटा, इस तरह से मानो ये आपका ब्लड है, ठीक है, दिस इज द ब्लड। इस ब्लड में बहुत सारी चीज है, प्लाज्मा होता है, आपकी ब्लड सेल्स होती हैं। अब आपने जो भी खाना खाया था वो सारा खाना जो है वो इसके अंदर आता है ब्लड में, किस फॉर्म में, न्यूट्रिशन की फॉर्म में। हार्मोन्स भी आते हैं, कुछ एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, सारी आके ब्लड में गिरती हैं। उधर आपने देखा था लंग्स के अंदर एल्विलाई होती हैं और उनमें गैसों का एक्सचेंज होता है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो ब्लड को दे देता है O2, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लड को दे देता है न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ये सारी ब्लड को प्रोवाइड कर देता है और इनको लेकर ब्लड पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। जब ये बॉडी को दे रहा था, लो भाई आप इसको लो, आपको खाना बांट रहा था, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते जा रहा था, जहाँ पे जरूरत थी ऑक्सीजन की उसको ऑक्सीजन दे रहा था, जिसको जरूरत थी फूड की उसको फूड प्रोवाइड कर रहा था। तो बॉडी ने सोचा भाई हमें ये सब दे रहा है तो हम भी इसको कुछ रिटर्न करते हैं, और बॉडी वापिस से इस ब्लड को क्या दे रही थी, CO2 दे रही थी और वेस्टेज दे रहा था।
ये CO2 को वापस लाके लंग्स को देता है ताकि वह एक्सचेंज हो सके, और वेस्टेज को लाके किडनी के अंदर डाल देता है। तो ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो जो नेसेसरी चीज होती है, उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि डाइजेशन में, फूड का डाइजेशन हुआ था, सारा इसने ब्लड में लाके डाल दिया। उधर रेस्पिरेशन ने गैसों को लाके डाल दिया, और अब ब्लड पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी को जरूरत के हिसाब से जो चीज चाहिए उसको प्रोवाइड करवा देता है। उसको प्रोवाइड करने के बाद कुछ वेस्टेज चीज बनती है, उनको वहां से पिक करता है और जहां पर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता रहता है। इस तरह से ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम कह सकते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, चीजों को एक से दूसरे पाथ पे, या मैं कहूँ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो ये आपने समझा कि ब्लड को क्यों कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आता है बेटा कि जो ब्लड होता है उसके दो पार्ट होते हैं मेन। एक पार्ट होता है लिविंग और दूसरा पार्ट होता है नॉन लिविंग। तो ब्लड को जनरली हम दो कंपोजिशन में बांटते हैं। ब्लड के अंदर हम कह सकते हैं वन पार्ट को लिविंग कहते हैं और दूसरा पार्ट होता है नॉन लिविंग। अब आपके मन में आएगा कि मैम लिविंग पार्ट किसको कहते हैं और नॉन लिविंग किसको कहते हैं। देखिए, ब्लड के जनरली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट को आप कह रहे हैं नॉन लिविंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। हिंदी में भी इसको प्लाज्मा ही बोलते हैं। दूसरा जो है उसको हम कह सकते हैं लिविंग पार्ट, और लिविंग पार्ट के अंदर आती हैं आपकी आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स। ये तीन चीज हम कह सकते हैं ब्लड का लिविंग पार्ट होते हैं। अब नॉन लिविंग पार्ट के अंदर जो है क्या होता है? प्लाज्मा। अब आप देखो आपके ब्लड जो है लिक्विड ज्यादा है या उसके अंदर सेल ज्यादा है, तो आप देखेंगे आपका ब्लड लिक्विड फॉर्म में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सी बात है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? प्लाज्मा की। तो ब्लड के अंदर हम कह सकते हैं 55% तो बेटा प्लाज्मा होता है और 45% लिविंग पार्ट होता है, जिसको हम ब्लड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल। तो ब्लड के टोटल 100% वॉल्यूम में से हम कह सकते हैं 55% तो लिक्विड होता है और 45% क्या होता है? ब्लड सेल होती है। उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैम ये प्लाज्मा कहाँ से बनता है? तो देखो आपने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट वाटर का क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से वाटर जो होता है वो निकल के इस तरह से, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम से वाटर निकला और ये किसके अंदर आ गए? हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वाटर निकला और प्लाज्मा की फॉर्मेशन कर दी उसने। उसके बाद दूसरे आपने देखा था और भी वाटर बॉडी के अलग अलग पार्ट से आता है और इसके अंदर आता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है? प्लाज्मा की। देन ये तो प्लाज्मा हो गया जिसको हम नॉन लिविंग पार्ट कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कहाँ से बनती हैं बेटा? बोन मैरो से बनती हैं। किससे बनती हैं? बोन मैरो से बनती है। तो ये तो हमने देख लिया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की फॉर्मेशन येलो और रेड बोन मैरो से होती है, जबकि प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है और ब्लड के अंदर आके गिरता है और किसकी फॉर्म कर देता है? जिसको प्लाज्मा की फॉर्म हम कहते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा और हमारी ब्लड सेल बनती हैं। अब बात आती है कि ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज होती है। तो देखिए प्लाज्मा जो है एक ब्लड का जनरली लिक्विड पार्ट होता है। वैसे भी आपको पता है ब्लड अपने आप में एक फ्लूइड है जिसको हम लिक्विड कहते हैं। उसके बाद ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 90% तो वाटर होता है। कितना परसेंट? 90% वाटर होता है। 8 to 9% सॉलिड प्रोटीन्स होती है। क्या होती है बेटा? सॉलिड प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है? मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया है, तो हमें प्रोटीन्स के नाम याद रखने हैं। देखिए क्या क्या नाम है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, देन होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक होती फाइब्रोजीन प्रोटीन, और बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपके प्लाज्मा के अंदर जो है ब्लड का जो नॉन लिविंग पार्ट है प्लाज्मा, उसका 80
to 9% वाटर होता है, लगभग 8 to 9% उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। उस प्रोटीन्स में मोस्टली जो प्रोटीन है उसको हम एल्ब्यूमिन, उसके बाद फाइब्रोनजीन और आप कह सकते हैं कुछ इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये सारी प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमारा प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट है। कैसा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट। अब आपके मन में आएगा मैम ये प्रोटीन कहाँ से बनती है? हमने ये तो देखा कि प्लाज्मा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एब्जॉर्ब लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा बनाता है। फिर ये प्रोटीन कहाँ से बनती हैं? तो बेटा प्रोटीन जो है मोस्टली देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये मोस्टली हमारे लीवर से बनती है। लीवर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में फैट का भी डाइजेशन करता है, क्योंकि लीवर बाइल जूस बनाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन की फॉर्मेशन लीवर से होती है। तो ग्लोबुलिन और फाइब्रोजिन। अब आपके मन में आएगा मैम फाइब्रोजिन क्या करता है? बेटा फाइब्रोजिन है, जैसे मान लो आप कोई वर्क कर रहे हैं और कभी हमें कोई कट लग गया, ऐसे थोड़ी है ब्लड बहता ही रहेगा भाई, ऐसे थोड़ी मैंने पेन लिया तो भी ब्लड, मैं कुछ दूसरा काम कर रही हूँ तो भी ब्लड ही बह रहा है। तो ब्लड जो होता है वो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी से वेस्टेज नहीं हो कभी कटिंग या इंजरी के टाइम, उस टाइम फाइब्रोजिन जो एक छोटी सी प्रोटीन होती है ये क्या करती है? हमारे ब्लड को क्लोट कर देती है, जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फाइब्रोजिन का काम होता है आपके ब्लड को क्लोटिंग करने का काम। उसके बाद एक और प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। देखो बेटा एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स हैं उसके बहुत सारे टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ऐसे बहुत सारी एल्ब्यूमिन्स की टाइप है। लेकिन एल्ब्यूमिन की एक जो मेन टाइप होती है जिसको हम अल्फा ग्लोबुलिन बोलते हैं, ये क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी को हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करती है? आपकी अल्फा ग्लोबुलिन करती है। तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि प्लाज्मा का कौन सी प्रोटीन जो है वो इम्यूनिटी या एंटीबॉडी बनाती है, तो आप कहेंगे अल्फा ग्लोबुलिन बनाती है। आपसे पूछे ब्लड के क्लोटिंग में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, तो आपका आंसर होगा फाइब्रोजिन प्रोटीन हेल्प करती है। विटामिन पूछे तो आप कहेंगे विटामिन के हेल्प करती है। और आपसे पूछे कौन सी ब्लड सेल करती है, तो आपका आंसर होगा प्लेटलेट्स करती है। तो क्वेश्चन चेंज होते ही आंसर चेंज हो रहा है, तो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि उसने पूछा कैसे है। तो मैंने आपको बताया, आपसे पूछे कि कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगी, तो आप कहेंगे फाइब्रोजन है। आपसे पूछे कौन सी सेल है जो क्लोटिंग में हेल्प करती, तो आप कहेंगे प्लेटलेट्स है। और आपसे पूछे कि कौन सी जो है कि कौन सा जो आप कह सकते हैं कि बॉडी के इस तरह से पार्ट्स अलग अलग टाइप में करके आपसे पूछते हैं। तो इस तरह से लिविंग पार्ट जो है और नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। हमने समझा नॉन लिविंग पार्ट को कि प्लाज्मा के अंदर वाटर और ये सब होता है। देन हम आते हैं लिविंग पार्ट के ऊपर कि जो ब्लड है उसका लिविंग पार्ट में क्या क्या होता है। देखिए बेटा लिविंग पार्ट में आरबीसी होती है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या आप कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। उसके बाद अब आपके मन में आएगा मैम ये आरबीसी बनी कहीं कहाँ से है, तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो से होती है। कहाँ से होती है? बोन मैरो के किस पार्ट से? रेड वाले पार्ट से आरबीसी बनती है। अब बात आती है कि हेल्दी पर्सन के अंदर आरबीसी कितनी होती है। बेटा आप कभी किसी की ब्लड रिपोर्ट देखो ये जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमें पता हो, इतनी बेसिक नॉलेज साइंस की हर किसी को होनी चाहिए। तो अगर आप किसी की रिपोर्ट देखकर बता पा रहे हैं इसका मतलब आपको थोड़ी सी बायो आती है। मैं कहूँ इतना जनरल साइंस हमें आनी चाहिए। तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो आप कह सकते हैं 4.35 टू 5.56 मिलियन पर ml ब्लड होती हैं। इससे कम और ज़्यादा है तो हम कहेंगे उस व्यक्ति के अंदर आरबीसी कम है, और अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे ज़्यादा। एक हेल्दी पर्सन के अंदर इतनी आरबीसी होनी चाहिए। फिर आपके मन में आता होगा मैम ये आरबीसी बनती कहाँ से है, तो ये तो मैंने कहा कि बेटा बोन मैरो से बनती है। फिर बनने के बाद कितने दिन तक हमारी ये बॉडी में सर्वाइव करती है, तो एक आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 120 डेज। 120 दिन तक एक आरबीसी सर्वाइव करती, जैसे हम सबका अलग अलग लाइफ टाइम होता है इसी तरह से हमारी ब्लड सेल का भी अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। तो आरबीसी 120 दिन के बाद लीवर के पास जाती है
और लीवर के पास जाके इसकी डेथ हो जाती है। और मैंने तुम्हें बताया था कि डेड आरबीसी क्या बनाती है बेटा लीवर में, बाइल जूस। तो बाइल जूस की फॉर्मेशन कौन करती है, डेड आरबीसी करती है। 120 दिन के बाद जब एक लीवर में जाती है तो इसकी डेथ हो जाती है और डेड आरबीसी बाइल जूस बनाती है। उसके बाद आता है कि इसकी जो बनती कहाँ से, ये बात हमने देख ली कि बोन मैरो से बनती है। तो तीन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीन बात हमें पता होनी चाहिए आरबीसी के बारे में, कि आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल्स होती हैं। एक हेल्दी पर्सन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन 4.3 से 5.56 मिलियन पर ml ब्लड होती है। उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बोन मैरो से होता है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज होता है। आरबीसी का मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि इसलिए हमें रेड भी दिखाई देती है। आरबीसी के अंदर जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो उस ब्लड को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो हम उसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उसके बाद दूसरी हमारी ब्लड सेल आती है बेटा जिसका नाम है WBC। WBC को क्या कहते हैं हम, WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये भी एक हेल्दी पर्सन के अंदर 6000 से 11000 होती हैं। इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। अब आप सोचेंगे मैम इन्फेक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, देखो बेटा हमारी बॉडी जो है हर टाइम इन्फेक्शन से फाइट करती रहती है। इसको समझाने के लिए मेरी एक स्टोरी से आप इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यूं मान लें हम इस कमरे में खड़े हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे हैं, वो चाहते हैं कि मौका मिल जाए हम इनकी बॉडी में चले जाएं। तो आपको पता है आपकी बॉडी में बहुत सारे बैरियर होते हैं। कुछ बैरियर फिजिकल बैरियर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन फिजिकल बैरियर का काम करती है। जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करना चाहेगा तो आपकी स्किन रोक देगी उसको। इसलिए कभी कभी जब हमें चोट लगती है तो आप तुरंत बैंडेज कर लेते ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से एंट्री नहीं कर पाए। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत समझदार है। अब वो मान लो आपके माउथ के थ्रू जाना चाहते हैं, आपके नोज के थ्रू अंदर चले जाते हैं, आपके ईयर के थ्रू भी तो अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ ऑर्गन्स के अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप के म्यूकस सीक्रेट होता है। आपके नोज में आपको पता है म्यूकस सीक्रेट होता है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। तो म्यूकस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, तो वहां से भी नहीं जा सकते। उसके बाद मान लो कि आपके माउथ में एंटर कर गए। आपके माउथ में आपको पता है स्लाइवा होता है, और स्लाइवा का पीएच कितना होता है, 6.4 होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो वो किल कर देता है। फिर भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। उसके बाद जब आपने खाना खाया माउथ में गया था तो स्लाइवा ने किल कर दिया उस बैक्टीरिया को। बाई चांस वहां से भी बच के आपके स्टमक में पहुंच गया, और स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, उसने किल कर दिया। अब कई बार बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं हमें विजिबल भी नहीं होते, और वो एंटर कर जाते हैं आपके ब्लड के अंदर। अब ब्लड में जैसे ही जाते हैं तो सबसे पहले उनसे मिलती है WBC। अब बेटा कैसे पता करते हैं WBC कि ये हमारे ब्लड के अंदर कोई बाहर से आया। आप यूं मान लें ये हमारी एक ब्लड सेल है, हर ब्लड सेल के ऊपर एक एंटीजन लगा होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये किसी कंचन की सेल है तो इसके ऊपर एक कंचन नाम लिखा हुआ है, एंटीबॉडी के लगा हुआ है। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाना चाहता है तो ये कहता है अच्छा चेक करवाओ आपका एंटीजन क्या है। अच्छा जी कंचन नहीं हो आप, इसका मतलब मुझे बीमार करने के लिए आई हो, मुझे इन्फेक्शन करने के लिए आई हो। तो WBC से फाइट करती है, इसलिए WBC इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने वाली एक ब्लड सेल होती है। अब बाई चांस WBC भी इसको किल नहीं कर पाती तो उसके बाद हमारी इम्यूनिटी काम करती है, जिसको हम लिम्फोसाइट और क्या बोलते हैं, मोनोसाइट्स बोलते हैं। तो WBC का मेन काम होता है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर कोई डिजीज को कोज नहीं कर सके। इसलिए WBC को बॉडी का हम क्या बोलते हैं, सोल्जर बोलते हैं। जिस तरह से सोल्जर हमारे मतलब सीमा पे रक्षा करते हैं, ऐसे WBC हमारी बॉडी में काम करती है। तो WBC जो होती हैं वो 6000 से 11000 होती है। WBC की कोई सेप फिक्स नहीं होती बेटा, क्योंकि हर बॉडी के अंदर
इम्यूनिटी या मैं कहूँ हर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अलग अलग लेवल का होता है, तो इस वजह से WBC का शेप जो है इनरेगुलर होता है। तो कई बार पूछा गया है कि WBC का शेप कैसा होता है, तो आप कहेंगे इनरेगुलर होता है। तो ये हमने देखा कि ब्लड के जनरली दो पार्ट्स हैं, एक लिविंग पार्ट, एक नॉन लिविंग पार्ट। लिविंग पार्ट में हमने पढ़ा ब्लड सेल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। नॉन लिविंग में हमने पढ़ा प्लाज्मा होता है जिसमें 90% वाटर होता है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इसका टोटल वॉल्यूम जो है 55 होता है, इसका 45 होता है। उसके बाद आता है लास्ट हमारी ब्लड सेल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेटलेट्स। तो एक बार देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होती है। देखिए प्लेटलेट्स जो है इनकी जो नंबर है वो भी वेरी करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, लेकिन एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 से लेके 4.5 ml पर लीटर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है बेटा, इनका मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर इंजरी के समय वोंड फॉर्मेशन करना या हीलिंग करने का काम हमारी कौन करती है, प्लेटलेट करती है। तो चोट वाले जो स्थान है वहां पर हीलिंग का काम करती हैं, इसलिए इनका प्राइमरी जो फंक्शन है वो है स्टॉप द ब्लीडिंग। और आपको पता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में विटामिन ए का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा था फाइब्रोजिन प्रोटीन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लेटलेट्स का यही काम होता है, लेकिन प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को देखकर मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। एक बार क्वेश्चन आया एक एग्जाम में, नीट में क्वेश्चन आया, कंपटीशन में भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, अगर आपको DNA टेस्ट करवाना है तो ब्लड सेल के किस पार्ट का यूज किया जाता है। और आपको पता है बेटा ब्लड सेल तो कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, 1 इज द RBC, सेकंड इज WBC और थर्ड जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। तो 3 ब्लड सेल होती हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर आपको DNA टेस्ट करवाना है तो किस ब्लड सेल का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि DNA किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस किस में है, तो देखिए प्लेटलेट्स के अंदर तो न्यूक्लियाई होती नहीं है। उसके बाद RBC आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग की RBC के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी RBC में न्यूक्लियस होता है, जैसे कैमल और लांबा, जबकि हमारी RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है किस सेल का यूज किया जाएगा, तो इस केस में हम यूज करते हैं WBC का। तो आपको DNA टेस्ट करना हो तो हम कौन सी ब्लड सेल का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे WBC। किसका, ना तो हम RBC का यूज करते ना प्लेटलेट्स का। क्यों, क्योंकि बेटा इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता ऑब्वियसली से बात उसमें DNA भी नहीं होगा। तो इस तरह ब्लड टेस्ट में कभी DNA टेस्ट करना हो तो हमारी जो ब्लड सेल है WBC जो होती है उसका यूज किया जाता है। तो ये बात हमने देखी प्लेटलेट्स की। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखिए अब बात आता है, ये तो हमने देख लिया कि WBC, प्लेटलेट्स, RBC सब क्या होती हैं। तो देखिए इनमें से एक बार हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई गलती नहीं हो। देखिए सबसे पहले दिया है कि RBC जो होती है इसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। बेटा कभी कभी एग्जाम में इनके साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है RBC का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। उसके बाद आता है WBC को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। देन आता है RBC के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और ये किस शेप की होती है, या तो ये कॉनकेव होती है या डिस्क शेप की होती RBC। उसके बाद WBC में हम कहेंगे न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन शेप इनरेगुलर होती है। मतलब आपको WBC इस तरह से अमीबा शेप की दिखाई देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, WBC कहते हैं। जबकि RBC हमने कहा या तो डिस्क शेप होती है या फिर कॉनकेव शेप की WBC होती है। तो इस तरह से हमें WBC जो है RBC विजिबल होती है कॉनकेव शेप या डिस्क शेप, और इनरेगुलर शेप की क्या विजिबल होती है, WBC। उसके बाद आता है RBC जो होती है वो 68 माइक्रोन होती है, जबकि इस WBC का साइज 15 माइक्रोन होता है।
देन आता है आरबीसी के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन रेड बोन मैरो से होता है। हमने कहा था कि आरबीसी की फॉर्मेशन रेड बोन मैरो से होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्मेशन है वो आप कहेंगे येलो बोन मैरो से या लिम्फ नोड से होती है। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यूनिटी बनाती है, और आपको पता है इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारा लिम्फोटिक सिस्टम। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है वो यहाँ से बनती है। उसके बाद है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में आरबीसी हमने पढ़ा था लगभग आप कह सकते 3.5 से 5.6 पर ml ब्लड होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो थोड़ा कम होता है, लगभग 6000 से 11,000 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जबकि कुछ बुक्स में 6000 to 9000 भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो 1 टाइप्स की होती हैं, जबकि बेटा डब्ल्यूबीसी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जैसे आप कह सकते टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसिनोफिल, ये सब डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। आप यूँ सोच सकते हैं कि भाई हमारी बॉडी की एक तरह से मतलब आर्मी की तरह जो है प्रोटेक्ट करता है डब्ल्यूबीसी। तो आर्मी बहुत बड़ी होती है अलग अलग टाइप्स की, तो इसी तरह से आप यूँ याद रख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, जबकि आरबीसी का कोई टाइप नहीं होता। तो मुझे लगता है डिफरेंस देखने के बाद ब्लड का जो लिविंग पार्ट है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उसमें आपको क्लियरिटी आई होगी। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसके बाद आरबीसी जो है बाई कॉनकेव या डिश शेप होती है, जबकि आपकी जो डब्ल्यूबीसी है वो इनरेगुलर शेप की होती है। आरबीसी का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो से होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी रेड बोन मैरो के साथ साथ आपके लिम्फ से और आप कह सकते हैं स्प्लिंट नोड इन सब से भी फॉर्म होती है। आरबीसी जो है वो नंबर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होती है उसके कोई भी टाइप्स नहीं होते, जबकि डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं। आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, केवल एक्सेप्शन होते हैं जैसे कैमल और लांबा, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसलिए डीएनए टेस्ट में किस सेल का यूज किया जाता है, डब्ल्यूबीसी का। तो ये था हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर एक डिफरेंस, ताकि हमने एक एक पॉइंट को अच्छे से देखा। ये हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स। देन हम चलते नेक्स्ट। अब बात आती है बेटा, हमने ये पढ़ा कि ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। तो फिर इस पूरे ब्लड को, ये ब्लड हमने बना लिया, जैसे कि ऐसे मान सकते हैं आप इस चीज को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लड, ये ब्लड है। अब इस ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आपको पता है प्लाज्मा है। प्लाज्मा हल्का सा येलोविश होता है बेटा, तो इस तरह से ये प्लाज्मा है इसके अंदर। और क्या होती है, तो ये तो मैंने कह दिया दिस इज द प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या क्या होता है हमने पढ़ा था, 80 to 90% तो वाटर होता है और साथ में प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है। दिस इज द आरबीसी, आप यू मान सकते हैं ये आरबीसी है। और क्या होती है हमारे ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी होती है। मान लो ये डब्ल्यूबीसी है, दिस इज द डब्ल्यूबीसी। और क्या होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। आप मान लो इस कलर की जो है ये प्लेटलेट्स है। शेप आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, दिस इज द प्लेटलेट्स। तो इस तरह से ट्यूब के अंदर जो है आपका ब्लड जो है सर्कुलेट होता है। तो इस ब्लड के अंदर हमने क्या क्या देखा, आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स, और ये हो गया प्लाज्मा। तो इस तरह से हमारा ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ये बात हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी। अब हम देखते हैं कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे करता है। ऐसे थोड़ी है, जैसे आप यूँ मानो आपने पानी चलाया और पानी को आपने ऐसे खाली फ्लो कर दिया, तो वो खाली फ्लो जो होगा तो उसको मन में चाहे जहाँ पे फ्लो करेगा वो
तो हमारा ब्लड जो है वो स्पेशल ट्यूब्स में फ्लो करता है और उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। अब आपके मन में ये बात तो आती होगी मैम ट्यूब में क्यों फ्लो करता है? भाई आप सोचो कि अगर हमारा ब्लड ट्यूब में फ्लो नहीं करे तो हमारे ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो हो सकता है हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स तक, या हम कह सकते पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो। अगर आप पानी को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं तो मन में जाए वो वैसे बहता है, लेकिन उसी पानी को अगर आप एक पाइप के थ्रू कहीं सप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे उस वाटर के अंदर एक प्रेशर होता है और प्रेशर की वजह से वो दूर तक जाता है। तो सेम ऐसा ही बेटा हमारे ब्लड के अंदर होता है। हमारे ब्लड के अंदर हमारी पूरी बॉडी में, जैसे आप यूँ मान लो ये दीवार है, इस दीवार में जैसे लाइट की और वाटर की फिटिंग होती है, इसी तरह से आप यूँ मान सकते हैं हमारे पूरी की पूरी बॉडी में ऐसे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी की फिटिंग हो रखी है, या उसका एक नेटवर्क बना हुआ है पूरी की पूरी बॉडी में, और उस बॉडी के अंदर इस कैपिलरी, आर्टरी और आप कह सकते हैं वेन्स के थ्रू ही पूरी बॉडी में इस ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। तो एक बार देखते हैं कि आर्टरी, वेन्स और ये क्या होते हैं। तो दूसरा हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हमारा ब्लड आता है, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स आती हैं। तो ब्लड वेसल्स का मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। जनरली ये 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आती है आर्टरी, उसके बाद आती है वेन्स और उसके बाद आती है कैपिलरी। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। अब आप कहेंगे मैम ये होती कैसे है? देखो बेटा आर्टरी जो होती है वो आपको ऐसे दिखती है, दिस इज द आर्टरी। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है। जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी पल्मोनरी आर्टरी कैसे इसका एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि सभी आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद वेन्स, सेम ऐसे वेन्स होती हैं और वेन्स में जो ब्लड होता है बेटा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड होता है, O2 ब्लड होता है, ऑक्सीजन ब्लड होता है। मतलब हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो आर्टरी होती है उसमें हमेशा प्योर ब्लड सप्लाई होता है, केवल एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं और सभी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए पल्मोनरी वेन्स क्या है, एक्सेप्शन होता है। अब पूरी बॉडी में आर्टरी और वेन्स है। अगर आप सोचो कैपिलरी नहीं होगी तो आर्टरी से ब्लड जो है वेन्स में नहीं जा पाएगा और वेन से वापस आर्टरी तक नहीं आएगा। तो आर्टरी और वेन्स दोनों को कनेक्ट करने का काम ब्लड कैपिलरी करती है। तो हमने कहा कि ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द वेन्स, और इनके बीच में जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी दोनों के बीच एक नेटवर्क बनाती है। आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये तो आपकी बॉडी के अंदर आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये मान लो हमारी बॉडी की वेन्स है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इन दोनों को बीच में जो जोड़ने का काम है वो कौन करती हैं, कैपिलरी करती हैं, जिसे हम ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी क्या करती है, आर्टरी और वेन्स दोनों को जोड़ने का काम करती हैं और ये हमारे ब्लड में होती है। एक बार देखते हैं इनको कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए आर्टरी जो होती है वो थिक वॉल होती है और वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में भेजते हैं। कि हमारा बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड सप्लाई का काम कौन करता है, हार्ट करता है, तो पूरी बॉडी में भेजने का काम आर्टरी करती है। उसके बाद प्योर ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बताया कि ऑल आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इसका क्या है, एक्सेप्शन है। इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली और ओनली पल्मोनरी आर्टरी में होता है, बाकी ऑल आर्टरी टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आते वेन्स, क्या होती है, ये बेटा थोड़ा थिन वॉल होता है इनका एज कंपेयर टू आर्टरी। ऑल बॉडी पार्ट से जो है
ब्लड को किस में लेके आती है, हार्ट में। और इसके अंदर जो हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर जैसे हमने बॉडी में ब्लड को यूज किया था वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसको लेकर आने का काम करती है। कैसे कैरी करती है हम डबल सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद है कैपिलरी, तो हम कह सकते हैं नैरो होती हैं, आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम कैपिलरी करती हैं। इस सारी बात को आप इस डायग्राम से कनेक्ट करके बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे दिस इज द आर्टरी, ये आर्टरी है, दिस इज द वेन्स, ये वेन्स है, और जो बीच में है उसको हम क्या कह रहे हैं, कैपिलरी कर रहे हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी का एक नेटवर्क बना हुआ है। इस नेटवर्क के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है ताकि ब्लड जो है ऑल बॉडी पार्ट में सप्लाई हो सके। अगर आप सोचो हमारा ब्लड ऐसे खुले में बहता तो उस ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता और हमारे ब्रेन तक, हमारे लेग्स तक तो ब्लड की सप्लाई नहीं होती। और ब्लड की सप्लाई होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लड का सप्लाई होना ऑल बॉडी पार्ट्स में जरूरी है। और ये इस वजह से ब्लड जो है ऐसे कैपिलरी में बहता है। जैसे यूं मान लो बेटा, जैसे ये हमारा ब्लड है, ये कैपिलरी वेन्स है और ये पास पास सेल है। तो ब्लड कभी भी ऐसे नहीं पूरी सेल पे ऐसे फुहारे की तरह छिड़क दिया गया हो। ब्लड क्या होता है, इन कैपिलरी जैसे आर्टरी है, इससे एक फ्लूइड की फॉर्म में निकलता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड जो है थोड़े से येलोविश कलर का होता है। ये फ्लूइड की फॉर्म में यहाँ से निकलता है और इस तरह सेल को एनर्जी देता है और सेल से वापस CO2 लेता है और इस तरह ब्लड में डाल देता है। ये फ्लूइड इतना पतला होता है कि यहाँ तक प्रोटीन की सप्लाई नहीं होती है। तो इस तरह से डायरेक्ट आप कहेंगे बिल्कुल ओपनली नहीं होता, जैसे पानी का फ्लो होता है ऐसे नहीं जाता। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में एक फिटिंग की तरह आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी बनी हुई है, उसके थ्रू ये जाता है और सेल को न्यूट्रिशन पहुंचाता है, हार्मोन्स पहुंचाता है और गैसों की सप्लाई करता है। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले ब्लड के बाद हमने देखा कि ब्लड जो है वो तीन जो है वेन, उसके अंदर वेन्स में जाता, वेसल्स में जाता है। उसके बाद आता है कि हमारे ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है। ऐसे थोड़ी है भाई कि ब्लड यूं ही चलता रहेगा। ब्लड को पंप करने के लिए भी तो कोई ऑर्गन चाहिए और ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और जो स्पेशल टाइप की मसल्स से मिलकर बनाता होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। तो देखिए बेटा हमारा हार्ट कुछ इस तरह से विजिबल होता है। एक बार हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए हमारा जो हार्ट होता है उसका वेट लगभग 300 ग्राम होता है। हमारे हार्ट जो है उसके अंदर 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। चैम्बर का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि हमारे हार्ट में 4 रूम है समझने के लिए। जैसे हमारे घर में 4 रूम होते हैं ऐसे मान लो हमारा जो हार्ट है उसमें 4 रूम है। एक जो है सबसे ऊपर वाला जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, हम एरिटियम बोलते हैं। इस वाले को एरिटियम बोलते हैं। नीचे वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मान लो दिस इज द यूरिकल जिसको आप एरिटियम कह रहे हैं। और जो ब्लू कलर का आपको विजिबल हो रहा है इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। इस तरह से दिस इज द वेंट्रिकल और जो अपर तरफ है दिस इज द यूरिकल। ऐसे हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और इन चैम्बर्स के बीच में इस तरह से एक सेप्टम होता है, एक लाइन होती है जो इनको कनेक्ट करके रखती है। तो इस तरह से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। आप इस चीज को इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ठीक है, इस तरह से हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को यूरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। 2 यूरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये यूरिकल होता है, एरिटियम जो होता है वो साइज में छोटा होता है जबकि वेंट्रिकल साइज के अंदर बड़ा होता है। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट एरिटियम बोलते हैं और जो राइट साइड होता है उसको राइट एरिटियम बोलते हैं। जो लेफ्ट नीचे की तरफ है उसको हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और जो लेफ्ट की तरफ है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। उसके बाद हमारे हार्ट में यूरिकल और वेंट्रिकल के बीच के अंदर एक वॉल होता है। इस वॉल को बेटा हम
बाई कैस्पिड वॉल बोलते, जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, और जो राइट साइड प्रेजेंट होता है उसको हम ट्राई कैस्पिड वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई कैस्पिड वॉल। तो इस तरह से हमारे हार्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट्स में कितने चैम्बर प्रेजेंट है? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में हम कह सकते हैं बेटा 2 तो क्या होते हैं? एरिटियम होते हैं, और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद जो है हमारे हार्ट्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, एरोटा, ये बहुत सारी चीज होती हैं। ये डबल सर्कुलेशन के अंदर हम देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। तो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि हार्ट जो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसका वेट जो है लगभग 300 ग्राम होता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का है। अब आप कहेंगे मैम एकदम से 4 चैम्बर के कैसे बने? बेटा ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया इवोल्यूशन के टाइम। तो धीरे धीरे जो है चैम्बर में क्या होता गया? नंबर बढ़ते चले गए। सबसे पहले जो हार्ट बना वो फिशिस के अंदर बना, जो 2 चैम्बर का था। मतलब आपसे पूछे कि मछलियों के अंदर जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है, तो आप कहेंगे मैम 2 चैम्बर का होता है। एक उसमें एरिटियम होता है जिसको आप यूरिकल कहते हैं, और दूसरा उसमें वेंट्रिकल होता है। तो 2 ही चैम्बर प्रेजेंट होते हैं किसमें? फिशिस में। इसलिए फिशिस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता है। उसके बाद आता है 3 चैम्बर। बेटा जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके हार्ट में 3 चैम्बर थे। उसमें एक तो यूरिकल कंप्लीटली बन चुका था, दूसरा वेंट्रिकल बन चुका था, और थर्ड यूरिकल जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी। तो 3rd चैम्बर हार्ट जो है रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे स्नेक और ये। लेकिन कुछ डेवलप रेप्टाइल्स हैं जैसे कोक्रोडाइल, उसके अंदर हार्ट जो है 3.5 चैम्बर का होता है, या मैं कहूँ 3.5 चैम्बर का हार्ट होता है। क्यों? उनके अंदर क्या हुआ? देखो यूरिकल बन चुका था, वेंट्रिकल बन चुका था, दूसरा जो है यूरिकल भी बन चुका था और वेंट्रिकल हाफ बन चुका था। इस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम कह सकते हैं, आपसे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका हार्ट 3/2 चैम्बर का है? तो आप कहेंगे मैम कोक्रोडाइल के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर 3/2 चैम्बर है। उसके बाद हम कह सकते हैं मैमल्स बने, और मैमल्स के अंदर हार्ट कितने चैम्बर का होता है बेटा? 4 चैम्बर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट सबसे पहले हार्ट 2 चैम्बर के बने, उसके बाद हार्ट जो है 3 चैम्बर का बना। 2 चैम्बर का फिशिस में प्रेजेंट होता है, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, 3 चैम्बर का रेप्टाइल्स में होता है, और 3/2 चैम्बर का कोक्रोडाइल में होता है, और 4 चैम्बर का ह्यूमन बीइंग में, या मैं कहूँ मैमल्स के अंदर हार्ट 4 चैम्बर का प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमारा हार्ट विजिबल होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आप कह सकते हैं यूरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट यूरिकल वेंट्रिकल बोलते हैं, और जो राइट साइड होता है उसको राइट यूरिकल और वेंट्रिकल बोलते हैं। लेफ्ट साइड जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, जबकि राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो हमें रेड विजिबल होता है, जबकि राइट साइड का जो हार्ट है वो हल्का सा ब्लूइश विजिबल होता है, क्योंकि उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका जो सप्लीमेंट, या मैं कह सकती हूँ इसका सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। हमारा हार्ट जो है उसके अंदर ब्लड जो होता है वो 2 तरीके से सप्लाई होता है। जब हमारा ब्लड लंग से हार्ट में आता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जब आप कह सकते हैं हार्ट से बॉडी में जाता है उसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये हम सर्कुलेशन में देखेंगे। अभी आप इतना समझे कि हमारा हार्ट जो है वो इस तरह से विजिबल होता है, दिस इज द हार्ट। और ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है बेटा? तो आप याद रखेंगे मैम 4 चैम्बर का होता है, फिशिस में 2 चैम्बर का होता है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर का होता है, और एक रेप्टाइल्स है कोक्रोडाइल जिसमें 3/2 चैम्बर का होता है। उसके बाद आता है बेटा कि मैंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हार्ट 2 चैम्बर का है उनमें जो सर्कुलेशन होता है उनको बोलते हैं बेटा सिंगल सर्कुलेशन। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है बेटा? तो सिंगल जो सर्कुलेशन है वो किस में होता है? फिशिस में होता है। क्यों? क्योंकि बेटा उनका हार्ट ओनली
2 चैम्बर का है, 2 चैम्बर का हार्ट है, एक यूरिकल है और एक वेंट्रिकल है। उसके बाद आता है हमारे अंदर, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि ह्यूमन बीन में, जैसे ये हमारे ह्यूमन बीन हम हैं ये, और हमारे अंदर ब्लड कैसे सप्लाई होता है। तो बेटा हमारे अंदर जो सप्लाई होता है वो ब्लड जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। आप कहेंगे मैम आप डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारा ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स आता है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देखो कैसे, देखो आप याद करें, मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन के समय कि आपके लंग्स में बेटा बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं। आपने कहा था मैम हमारे लंग्स में बहुत सारी एलोविलाई प्रेजेंट होती हैं, और मैंने कहा था कि एलोविलाई का मेन काम क्या होता है बेटा, हमारे ब्लड के अंदर गैसों का एक्सचेंज करना, या मैं कहूँ ब्लड का प्योरिफिकेशन करना। तो आप देखेंगे इस डायग्राम में, देखो ये हमारे लंग्स हैं और इस लंग्स के अंदर ये जो लगी हुई है दिस इज द एलोविलाई। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है बेटा, वेन्स करती हैं। लेकिन मैंने कहा था कि लंग्स के अंदर जो है ये एक्सेप्शन होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है वेन्स तो लंग्स में ले जाएंगे नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो फिर कौन लेके जाएगा, तो लंग्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर जाएंगे बेटा पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने कहा था पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी इस तरह लेके जाएंगी और आपके लंग्स के अंदर डाल देंगे, और लंग्स के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ एलोविलाई आर प्रेजेंट, और एलोविलाई को ही लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ये एलोविलाई क्या करेगी, इस ब्लड का प्योरिफिकेशन कर देगी, ब्लड के अंदर से CO2 को एब्जॉर्ब कर देगी और ऑक्सीजन को उसके अंदर डाल देगी, तो ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाएगा, और प्योरिफिकेशन होने के बाद आपका ब्लड किस कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, और इसी को हम कहते हैं बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से, आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में होता है, लेकिन लंग्स के केस में मैंने बताया था एक्सेप्शन होती है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन्स। तो यहां से ब्लड को, आपके लंग्स में से ब्लड को पिक करने का काम पल्मोनरी वेन्स करेंगे, और ये वेन्स इस प्योर ब्लड को किस में लाके डाल देंगे बेटा, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर जिसको आप यूरिकल कह रहे हैं। जैसे ये हार्ट के यूरिकल में डलता है, उसके बाद यूरिकल में होता होता किस में पहुंचता है, वेंट्रिकल में। कैसे जाता है, बहुत सारे ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ पे वर्क करते हैं। ये बात हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस तरह लब और डब की साउंड आती है, और किस तरह पूरा का पूरा ब्लड यूरिकल से वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। तो अब भैया आप ये समझे कि यूरिकल से किस में गया बेटा, वेंट्रिकल में गया, और वेंट्रिकल जो है वो आपका कनेक्ट होता है, वेंट्रिकल से आपकी कनेक्ट होती है कौन, एरोटा। अब एरोटा क्या होती है, जिसको बेटा हम हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनियां। जैसे यूं मान लें आप कि मेन आर्टरी होती है ना बेटा, दिस इज द मेन आर्टरी, ये कोई मेन आर्टरी है, इस मेन आर्टरी को हम एरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोटा। आगे जाके इस आर्टरी से ही, इस मेन एरोटा से बहुत सारी आर्टरी निकल जाती है इस तरह से, और ये आर्टरी हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की तरह फैली होती है। इस चीज को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे आपके घर के पास से कोई नल जा रहा है, उस नल में जो पाइप है, जो मेन पाइप है, उसको हम एरोटा कहते हैं, और उसके बाद हर घर में एक एक और सब पाइप जा रहे हैं जिसको हम आर्टरी कहते हैं। तो आपकी जो मेन एरोटा है वो ब्लड को लेके आती है कहाँ पर, आपकी बॉडी में, और फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारी आर्टरी होती हैं, और वो आर्टरी क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है। जैसे देखो ये तो मेन आर्टरी है, और मेन आर्टरी किस में टूट गई, आपकी एरोटा जो है आर्टरीज में टूट गई, और ये आर्टरी क्या करती है, सारे ब्लड को किस में डाल देती हैं, आपकी पूरी बॉडी में डाल देती है, ऑल ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद बॉडी ने ब्लड की ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं, और हमारा ब्लड कैसा हो जाता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से आपकी वेन्स पिक करती हैं,
और आपको पता है वेन्स में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेती हैं और लेकर दोबारा से आपके हार्ट के किसमें डालती हैं, यूरिकल में या वेंट्रिकल में। आपको याद रखना है पहले जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो किस में जाता है, यूरिकल में जाता है, और देन ट्राइक एसिड वॉल के थ्रू किस में आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। तो यूरिकल से किस में गया, वेंट्रिकल में। क्यों बेटा, यूरिकल का साइज छोटा होता है। अगर ब्लड पहले वेंट्रिकल में चला जाता तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक प्रेशर नहीं होता और ब्लड दोबारा लंग्स तक सप्लाई नहीं हो पाता। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है उसको पल्मोनरी आर्टरी लेती हैं और वापस दोबारा लंग्स में डाल देती हैं। तो आप यूं कह सकते हैं कि लंग्स से हार्ट में आने वाले ब्लड को तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और आपके हार्ट से बॉडी में आने वाले को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों मिलके काम करते हैं। इसी को बेटा हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। देखिए आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये आपके लंग्स है। आपको पता है लंग्स में क्या प्रेजेंट होती बेटा, लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होती है, एलोविलाई। दिस इज द एलोविलाई। आपको पता है एलोविलाई जो है वो थिन मेम्ब्रेन की होती है, इजीली गैसों का एक्सचेंज कर सकती है, CO2 और O2 का। उसके बाद यहाँ से जो है आपकी कौन आती है, हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन्स आती हैं। तो आपने देखा कि आपके लंग्स के अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, प्योरिफिकेशन। जैसे ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है तो पल्मोनरी वेन्स आती हैं और इस ब्लड को आपके हार्ट के यूरिकल में डाल देती है। किस में डाल देती हैं, यूरिकल में, देन वेंट्रिकल में। उसके बाद इस तरह से यहाँ ट्राइक एसिड वॉल लगा होता है, दिस इज द वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है और दिस इज द राइट साइड, ये राइट साइड है। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, प्योर ब्लड को, और आपको पता है प्योर ब्लड का कैसा कलर होता है, रेड होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होता है। इस प्योर ब्लड को जो है पल्मोनरी वेन्स जो है लाती हैं और हार्ट के यूरिकल में डाल देती, यूरिकल इस तरह से। उसके बाद बाइकैस्पिड वॉल के थ्रू जो आपका ब्लड है वो किस में आ गया बेटा, वेंट्रिकल में। कैसे आता है या मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि एक स्पेशल प्रेशर अप्लाई होता है और उस प्रेशर के कारण जो आपका ब्लड है वो यूरिकल से वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद वेंट्रिकल फुल हो गया। वेंट्रिकल के बाद यहाँ आपकी जुड़ी होती है बेटा मेन आर्टरी, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, एरोटा। ये मेन पाइप आपके ब्लड को, प्योर ब्लड को लेके जाता है आपके बॉडी पार्ट्स में और पूरी बॉडी में इस तरह सप्लाई कर देता है, जैसे ये सप्लाई हो रहा है इस तरह पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। बॉडी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से O2 को रिसीव कर लेती है और ब्लड किस में चेंज हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी जो वेन्स है वो बॉडी से पिक करती है। ये बॉडी है, यहाँ से बॉडी, जैसे ये है बॉडी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स पिक करती हैं और आपके हार्ट के किस में डाल देती हैं बेटा, आपके हार्ट के यूरिकल में डालती हैं। याद रखना ये बात। आप सोचेंगे मैम वेंट्रिकल पार से इसमें जाना चाहिए, बेटा पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यूरिकल में जाता है ताकि ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे और उसके बाद वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से ब्लड को पिक करती है कौन, पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजनेटेड होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड को लंग्स में डाल देते हैं। तो आपका ब्लड इस तरह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और इस तरह से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। 2 टाइम जो ये ब्लड है हार्ट के पास आता है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। जो हार्ट लंग से ब्लड हार्ट में आता है दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो ब्लड आपके हार्ट से बॉडी पार्ट में जाता है दिस इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो मैं शॉर्ट तरीके से ये कह सकती हूँ बेटा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है
प्लस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। देखो आप नाम से समझ सकते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड किससे लिया गया है? लंग से लिया गया है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है लंग से हार्ट में आना, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और सिस्टमेटिक वर्ड हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, तो आप कह सकते हैं हार्ट से बॉडी में जाना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। इस तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन दोनों मिलके जो सर्कुलेशन बनाते हैं उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो देखो बेटा, आज डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ा, ये किस तरह से वर्क करता है, इसको मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने देखा कि ब्लड होता क्या है, ब्लड की फॉर्मेशन किस तरह से हमारी बोन मैरो से होती है। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द प्लाज्मा, सेकंड इज ब्लड सेल। प्लाज्मा ब्लड के अंदर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है 55%, जबकि ब्लड सेल 45% होती है। उसके बाद जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ये पानी की तरह ऐसे बह रहा है, उसको सर्कुलेट करने के लिए स्पेशल वेसल्स होती हैं। उन वेसल्स को हमने 3 में क्लासिफाई किया, वन इज द आर्टरी, सेकंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरी। जो आर्टरी होती हैं उसमें मोस्टली प्योर ब्लड होता है, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स इसका एक्सेप्शन होते हैं। उसके बाद दोनों को जो कनेक्ट करने का काम है वो कौन करती है? कैपिलरी। हमने देखा इस तरह से कैपिलरी क्या करती है, उसको कनेक्ट करती है। उसके बाद हमने देखा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हार्ट होता है उसके अलग अलग चैम्बर होते हैं। हमने देखा फिशेज में 2 चैम्बर है, हमने देखा रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर है, और मैमल्स या मैं कहूँ ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर हैं, जो आपको इस तरह से विजिबल हो रहे थे कि हमारे अंदर 4 चैम्बर हैं। 2 इज द यूरिकल और 2 क्या होते हैं? वेंट्रिकल। और उसके बाद हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, लंग्स में उसका प्योरिफिकेशन होता है। क्यों होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, क्योंकि लंग्स के अंदर एक स्पेशल यूनिट होती है जिसको हम एलोविलाई या कूपिका बोलते हैं, जो ब्लड का प्योरिफिकेशन करती हैं और प्योर ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है। देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से लंग्स में आता है और बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। एक अच्छे से मैकेनिज्म के साथ और बेसिक फैक्ट के साथ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।